बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टडी टेक्स्ट में हमारे पास एग्जांपल नंबर 32। बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे पास। रिक्वायरमेंट है इसकी, प्रिपेयर द डिस्क्लोजर नोट्स। डिस्क्लोजर नोट्स से मुराद नोट्स ऑन पीपीई ही है, तो उसको नोट्स ऑन पीपीई कह देता है, नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कह देता है, या उसको डिस्क्लोजर नोट्स का वर्ड यूज कर लेता है। तो एक ही बात है ये हमारे पास। ओके अच्छा, अब देखें, in accordance with IAS 16 in relation to property, plant and equipment in the notes to the financial statement for the year ended 31st March 2017, comparatives are required, but total columns are not required। तो आप सबसे पहली चीज देखा करो कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, तो ये स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2016 मेरा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है। जबकि मैंने कंपैरेटिव भी बताना है, तो मेरे जो कंपैरेटिव ईयर का स्टार्ट है वो कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2000। तो मेरे क्वेश्चन का स्टार्ट 1 अप्रैल 2015 से होगा। ऑल राइट। अच्छा, फिर देखो हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का मतलब क्वेश्चन आया। इससे पहले फिर भी क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता था कि ये मेरे एसिड्स हैं, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है, लेकिन जहां पर एज सच ऐसी कोई बात नहीं थी। कहते हैं गेम्स लिमिटेड कमेंस्ड द बिजनेस ऑफ preparing and burning video games CDs on 1st July 2015। मेरे अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट कब हो रहा था? 1 अप्रैल 2000। उस टाइम पे तो बिजनेस ही नहीं था। ओके, तो मतलब मुझे किसी भी चीज का बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं मिलता, और वो सारी की सारी एडिशन के तौर पर आएंगे। ओके, किसी भी किस्म का कोई बैलेंस ब्रॉड डाउन, ना तो कॉस्ट का, ना ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो ये तो ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए कि हम लोगों ने फ्रॉम द बिगिनिंग लेके चलना है। तो जब हम लोग फ्रॉम द बिगिनिंग लेके चलते हैं ना, तो क्वेश्चन बड़ा इजी सा होता है हमारे लिए, उसको सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाता है। अब ये बात याद रखनी है कि भाई फर्स्ट ईयर के लिए जो मैं उसको डेप्रिशिएट करूंगा ना, वो मैंने पूरे साल के लिए नहीं डेप्रिशिएट करना। मैंने जाके 1 जुलाई से 31 मार्च तक की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है फर्स्ट ईयर के लिए, और वो आएगी मेरे पास फॉर 9। क्लियर? अच्छा, फिर और ये बात आगे भी आपने याद रखनी है कि अगर किसी किस्म की कोई रिवैल्यूएशन आ जाती है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आ जाते हैं, तो आपने ये बात याद रखनी है कि आपने फुल ईयर डेप्रिशिएट नहीं किया था। अब फर्स्ट ईयर में उसकी लाइफ बेसिकली 0.75 ईयर्स है। 9/12 इज इक्वल टू 0.75 ईयर। अब सपोज अगर उसकी यूजफुल लाइफ हो 5 साल, तो फर्स्ट ईयर के एंड पर उसकी जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ बचेगी ना, वो हमारे पास 4.25 बचेगी। इस बात का आपने ख्याल रखना था इधर। फिर नेक्स्ट देखो हमारे पास आया, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ईयर एंड 31 मार्च 2000। तो ये तो हमारे पास कंपैरेटिव की नहीं बात कर रहा। कंपैरेटिव ईयर में ये सब कुछ हुआ क्या? कहते हैं GL परचेज्ड 30 कंप्यूटर्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। और वो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस क्या है हमारे पास? 1 जुलाई, एट अ कॉस्ट ऑफ ₹20,000। तो मैं 20,000 नहीं लिखूंगा, मैं 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू 600,000 एडिशन के तौर पर कंप्यूटर में आएगा। प्योरली फॉर द टास्क ऑफ बर्निंग सीडीज, मतलब फॉर बिजनेस यूज है तो बिजनेस का एसिड बन जाएगा। फॉर सेल पर्पस नहीं है तो नॉन करंट एसिड में जाके रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर? फिर हमारे पास आए, the management of GL estimates that since the computers are subject to obsolescence, more of its benefits can drive in its early life। तो ये बताने का मकसद है कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन यूज ना करना। स्ट्रेट लाइन उस टाइम पे यूज होता है जब तमाम ईयर्स में उससे मिलने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इक्वल इक्वल हो, सेम सेम हो, तब स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। जब उसने ये वाली बात कर दी ना, अब चाहे आगे मुझे ना भी बताए
किसके ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है। मैंने जैसे इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखा, क्या कहता है कि स्टार्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, एंड पे इतने ज्यादा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले, तो स्टार्ट में डेप्रिसिएशन भी ज्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए कौन सा सूटेबल मेथड रहेगा फॉर डेप्रिसिएटिंग कंप्यूटर्स, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके हो गई बात। अब ये वो स्टेटमेंट थी जिसने हमें बताया कि कंप्यूटर्स को डेप्रिशिएट करना है ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, the total useful life at the date of acquisition was estimated to 4 years and the residual value was estimated to be rupees 4802 for multiplied by 30, तो आपके पास इन टोटल की रेजिडुअल वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, जीएल डिसाइड्स टू अडॉप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल। इससे मुराद होता है कॉस्ट मॉडल, कि आपने कंप्यूटर्स को रीवैल्यू नहीं करना। हिस्टोरिकल कॉस्ट मॉडल, हिस्ट्री मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मैंने ये मोबाइल कितने में परचेज किया, तो जितने में मतलब मैं प्रीवियस बताऊंगा, मैं ये नहीं बता रहा आज इसकी वैल्यू क्या है। मैं क्या बताऊंगा कि भाई मैंने कितने में परचेज किया, सपोज के 50,000, तो मैं कहूंगा भाई इसकी कॉस्ट 50,000 है। तो वो कह रहे हैं कि आपने इसको इसकी कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, मतलब कॉस्ट मॉडल लेके चलोगे। बात क्लियर। अब इसका यह मतलब नहीं है कि बैलेंस शीट में 50 ही बताते रहोगे। बैलेंस शीट का अपना रूल है कि चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे रिवैल्यूएशन मॉडल है, बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट रिकॉर्ड होता है एट WDV। बात क्लियर। अच्छा, फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ द कंप्यूटर, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप लोगों को कोई इशू आया हो। हाँ, लेकिन एक चीज का इशू था कि जिन बच्चों से ये वाली लाइन स्किप हो गई ना, कि मोर ऑफ इट्स बेनिफिट्स कैन बी ड्राइव्ड इन इट्स अर्ली लाइफ, उन बच्चों ने इसको डेप्रिशिएट किया स्ट्रेट लाइन मेथड पर, क्योंकि जो उसको लाइफ गिवन थी और साथ में रेजिडुअल वैल्यू गिवन थी। भाई वो डेप्रिसिएशन रेट को कैलकुलेट करने के लिए गिवन है, क्या आपने इसका डेप्रिसिएशन रेट कैसे कैलकुलेट करना है। बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, कहते हैं, और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्विकली जंप टू सॉल्यूशन नहीं करना, पहले हमेशा एक मरतबा क्वेश्चन पढ़ा करो, और ऐसे ही पढ़ा करो जैसे मैं पढ़ के सुना रहा हूं आप लोगों को, कि आपने ये बातें उस टाइम पे सोचनी है, अपने आप को पढ़ाना है उस टाइम पर आप लोगों ने। ओके, दुश्मन के बच्चे पढ़ लेंगे, आपने अपने आप को पढ़ाना है। ओके, हमारे अपने यहां सारे स्कूल बंद हैं और हम चले दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने। GL परचेज एन ऑफिस बिल्डिंग, अब ये दूसरा एसिड मेरे पास आ गया। फर्स्ट वन वाज एंड द नेक्स्ट वन इज ऑफिस बिल्डिंग एट द डेट ऑफ स्टार्ट ऑफ बिजनेस, मतलब ये भी हमारे पास आया 1 जुलाई 2000। तो इट डज नॉट मीन दैट कि आपने उसको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है, ये भी आपकी परचेज ही है, एडिशन ही है। कितनी वर्थ रुपीज। GL decide to adopt revaluation model, the useful life is estimated at the date of acquisition with, अच्छा बिल्डिंग के ऊपर जो बेनिफिट्स होते हैं ना वो सेम सेम होते हैं, तो ना बताए तो बिल्डिंग को जो डेप्रिशिएट करना है ना आप लोगों ने, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड पे करना है। वैसे तो आपको बता देगा, लेकिन इन केस अगर नहीं बताता तो बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक। क्लियर। फिर देखो, एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी डिराइव्ड इवनली ओवर इट्स, तो इवनली से मुराद होता है इक्वल बेनिफिट, सेम सेम एक ही अमाउंट के कांस्टेंट बेनिफिट। तो जब बेनिफिट्स इक्वल अमाउंट्स के हैं तो डेप्रिसिएशन भी इक्वल चार्ज करनी चाहिए। तो इक्वल डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में चार्ज करते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिशिएट करेंगे। जी वो क्वेश्चन था जिसमें डेप्रिसिएशन मेथड ना आपको डायरेक्टली नहीं बता रहा था, इनडायरेक्ट वे में जाके बता रहा था कि आपने अपने एसेट्स को डेप्रिशिएट कैसे करना है। फिर क्या कहते हैं, at the end of the year the fair value of the office building was assessed to be rupees this, मतलब फर्स्ट ईयर के ही एंड पर जाकर हमने उसको रिवैल्यू कर दिया। ऑलराइट, फर्स्ट ईयर के एंड पर एसेट को रिवैल्यू कर दिया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस नील होगा। ओके, और एसेट की बैलेंस कैरी डाउन,
उसकी रिवैल्यूड अमाउंट हो। बात क्लियर हो गई सब? मतलब एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड अगर रिवैल्यूएशन हो रही है ना, तो डिस्क्लोजर नोट सबसे ज्यादा इजी होता है। क्लियर? क्या कि आपने एसिड का जो बैलेंस कैरी डाउन लिखते हैं वो रिवैल्यूड अमाउंट ही लिखा करोगे, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस कैरी डाउन नील कर दोगे। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, जीएल आल्सो परचेज्ड फिटिंग। अब ये थर्ड एसिड आप लोगों के पास आया फॉर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग डिपार्टमेंट। भाई अभी भी हमारा नॉन करंट एसेट ही है ये, ओके, फॉर सेल पर्पस तो नहीं है ना, और ना ही बिजनेस ओनर के यूज में है उसके घर पर, ऐसा भी नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग पर्पसेस के लिए है, तब भी नॉन करंट एसेट। कॉस्टिंग रुपीज 120,000 ऑन 1 जुलाई 2000। तो बिजनेस का स्टार्ट भी इसी डेट को नहीं हुआ था। इट इज टू बी डेप्रिशिएटेड ओवर 10 years यूजिंग। जनाब इसका एहसान है कि इसने इस मरतबा डायरेक्टली बता दिया विद नो रेजिडुअल वैल्यू। ऑलराइट, तो अब रिवैल्यूएशन मॉडल है, कॉस्ट मॉडल है, नहीं बताया, तो मतलब अभी तक के लिए कॉस्ट मॉडल ही चल रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, जीएल मेड अ contractual commitment with Al Karim Computers to purchase 6 computers of rupees 20,000 each to be delivered at GL's premises on, और हमारा अकाउंटिंग एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2016। जस्ट एक कमिटमेंट की है, एक एग्रीमेंट का साइन कर देना। तो अगर हम लोग किसी किस्म की कोई कमिटमेंट करते हैं, किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो कंप्यूटर्स को डेबिट नहीं किया जाता। तो जब कंप्यूटर्स को डेबिट नहीं किया तो डिस्क्लोजर नोट्स में भी नहीं आएंगे। ऑलराइट, लेकिन इसके लिए आपने जो डिस्क्लोजर नोट्स नीचे बनाने होते हैं, जहां पर आप लोग लिख रहे होते हैं लास्ट रिवैल्यूएशन किसने की, रिवैल्यूएशन मॉडल ना होता तो कॉस्ट क्या होती, रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट क्या है, जहां पर वो बातें लिख रहे हैं, वहां पर एक एडिशन कि अपनी बिजनेस की अगर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड किसी भी किस्म की कोई कमिटमेंट्स हैं, कोई एग्रीमेंट्स हैं, आपने वो बताने हैं उनको। ओके, तो ये लाइन जिस तरह लिखी हुई है एज इट इज डिस्क्लोजर नोट्स का पार्ट बन जाएगी। आपने ये पॉइंट एज इट इज जाके कॉपी पेस्ट करना है। गॉट इट? ये लिखना बहुत जरूरी होता है फिर। एन इशू? नेक्स्ट कहते हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंड 31 मार्च 2000। अब करंट ईयर में क्या कुछ हुआ, अब करंट ईयर का ओपनिंग मिलेगा आपको। करंट ईयर में हुआ क्या कुछ? computers were delivered at GL's premises by Al Karim Computers at the set date. It was decided to use the same method and same rate of depreciate these computers. तो वो जो कमिटमेंट थी वो कमिटमेंट पूरी हो गई, तो करंट ईयर में एडिशन के तौर पे रिकॉर्ड कर दोगे। 6 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, कंप्यूटर में एडिशन हो जाएगी 120,000 की। जो डेप्रिसिएशन रेट आप पहले यूज कर रहे थे वही करोगे, मेथड भी सेम वही करोगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर द फेयर वैल्यू ऑफ, और ऑफिस बिल्डिंग में रिवैल्यूएशन मॉडल था हमारे पास, ऐसे ही है ना, और फिर एंड ऑफ द ईयर आ गया, वाज असेस्ड टू बी रुपीज 2 million at the year end. GL mortgage entire building with SJ Bank to obtain a loan of rupees 1.75 million for prospective investment in other divisions. अब क्या हुआ? घर आपका अपना होता है, शॉप आपकी अपनी होती है, बैंक में से आपको लोन चाहिए तो बैंक वाले आपका घर नहीं उठा के ले जाते, शॉप नहीं लेकर जाते, वो आपके ही यूज में रहती है। सिर्फ क्या है, हम अपनी उस घर शॉप वगैरह के डॉक्यूमेंट्स बैंक में जमा करवा देते हैं। वो जमा करवाने का मकसद क्या होता है कि जब डॉक्यूमेंट्स ही हमारे पास नहीं होंगे ओरिजिनल, क्या हम उसको सेल कर पाएंगे? नहीं। तो बैंक के पास एक किस्म की सिक्योरिटी होती है, ये सिक्योरिटी के तौर पर हम लोग वो चीजें रख रहे होते हैं, लेकिन एसिड हमारा ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो एसिड बैंक का बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एसिड हमारा ही है,
जस्ट फॉर सिक्योरिटी पर्पस हमने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उठाए और उनको जाके दे दिया। ओके, एसेट हमारा है तो डेप्रिशिएट भी हम ही करेंगे, उसको यूज भी हम ही करेंगे। सिर्फ एक टाइटल डॉक्यूमेंट्स वो हम लोगों ने, इवन के टाइटल भी ट्रांसफर नहीं किया जाता, टाइटल हमारे ही नाम पे रहता है, सिर्फ उसका जो डॉक्यूमेंट्स का पोजेशन है ना वो उनको दिया जाता है। ओके, ताकि ना हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे ना हम सेल कर पाएंगे। बात क्लियर हुई? तो अब ये बात सिर्फ डिस्क्लोज करना कि भाई एसिड है हमारा, बिल्डिंग हमारी ही है, हमारे ही इस्तेमाल में है, हम उसको डेप्रिशिएट भी करेंगे, लेकिन अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम ये बात बताएंगे कि भाई ये बिल्डिंग आजकल मॉर्गेज रखी हुई है हमने इस बैंक के पास और इनसे हमने इतनी अमाउंट का लोन लिया हुआ है। ऑल राइट, तो ये डिस्क्लोजर नोट मतलब ऐसा समझ लें जैसे मुफ्त के नंबर हैं ये आप लोगों के, आप इजीली यहां से एक एक नंबर ले सकते थे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज फिटिंग विद अ कॉस्ट ऑफ रुपीज वॉज डिस्पोज्ड। इवन के पहले फिटिंग की टोटल कॉस्ट कितनी थी हमारे पास? 120,000। तो यहां पे ये बुरा नहीं है कि वो एक ही फिटिंग 120, भाई काफी सारी चीजें होंगी, उनमें से कोई एक फिटिंग एलिमेंट जिसकी कॉस्ट 30,000 थी, हमने उसको डिस्पोज कर दिया कितने में? ऑन 2000 स्टार्ट ऑफ द ईयर। नहीं, मेरा स्टार्ट ऑफ द ईयर 1 जनवरी नहीं हो रहा, 1 अप्रैल, तो ये ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल हुआ है। अब बच्चा जहां तक पहुंचते पहुंचते बिल्कुल ऐसे ही घूम रहा होता है जैसे स्टार्ट ऑफ द ईयर है, तो भैया स्टार्ट ऑफ द ईयर नहीं है, उसको यहां पर यूज होते हुए 9 मंथ्स हो गए हैं 2017 में भी। ओके, तो 9 मंथ्स के लिए डेप्रिशिएट होना है उसने। फिर द डिलीवरी चार्जेस ऑफ रुपीज 1,000 वर पेड टू ट्रांसफर द फिटिंग्स टू बायर्स प्रेमिसेस। मतलब जो गेन और लॉस आपने कैलकुलेट करना हो ना, तो उसमें आप लोगों ने कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल को भी देखना है। तो बेसिकली आपका ऐसे 22,000 रुपए में नहीं जा रहा, 21,000 में जा रहा है। बात समझ आ गई सब बच्चों को? अच्छा, फिर फेयर वैल्यू ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वर डिटरमिन्ड बाय इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ एमएस हाफिज वैल्यूएशन सर्विसेज। सिर्फ जाके बताना है और इसका एक नंबर अलग से मिल जाना है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन में बेसिकली एज सच कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, हम लोगों ने जाके वर्किंग करनी है 2016 एंड 2017 के लिए। हमें पता चल गया कि हमारे पास टोटल एसिड्स कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन एग्जांपल है कंपनी, एग्जांपल 32। अच्छा, टोटल का कॉलम हम लोगों ने नहीं बनाना था, और यहां पर अब देखें कंपैरेटिव ईयर कौन सा है? 2016। यहां पर आ गया 2000 नोट्स ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह। बाकी मेथड बिल्कुल सेम है कि आपने बिजनेस नेम लिखना है, डिस्क्लोजर नोट फॉर द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2017, और उसके बाद ये चीजें लिख देनी है। अब यहां पर देखिए आपके पास एसिड कौन कौन से थे। सबसे पहला एसिड कंप्यूटर, दूसरा एसिड, तीसरा एसिड, फिर यही सीक्वेंस यहाँ पे कंप्यूटर, बिल्डिंग, फिटिंग। ये बात क्लियर? अच्छा, फिर यहां पर क्या चीज आएगी? कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट में अब अगर आप लोग गौर करें ना, तो एक एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन हो रही है, तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, और वो रिवैल्यूएशन एट द एंड ऑफ द ईयर है, स्टार्ट में नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो आप लोगों के पास आ जानी है बैलेंस। तो अभी रिवैल्यूएशन है, इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि सबसे पहले लिख दो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, नहीं भाई, एट द एंड ऑफ द ईयर है। तो पहले क्या लिखोगे अपने पास? एडिशन। उसके बाद हुआ था डिस्पोजल आपके पास, तो आप यहां पे डिस्पोजल लिखोगे। फिर ट्रांसफर ऑफ, सबसे पहला भाई यही काम ही किया करो आप लोग, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। हाँ जी,
उसके बाद रिवैल्यूएशन गेन, और ब्रैकेट में लिखोगे लॉस, और आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ओके, उसके बाद आप लोगों ने लिखना है अपने पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कौन कौन से हेड आएंगे हमारे पास? हाँ जी, बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके बाद डिस्पोजल, डिस्पोजल हुआ था ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ट्रांसफर टू एसिड, हाँ जी, और इसके बाद बैलेंस कैरीड डाउन। फिर क्या लिखा करते हैं हम लोग? ओपनिंग WDV एंड क्लोजिंग WDV। ऑल राइट। अच्छा, बाकी चीजें हम लोग बाद में कर लेंगे, पहले आते हैं इस टेबल की कंप्लीशन की तरफ। देखिए भाई, ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने पूरे एक साल को ही पहले कंप्लीट करना है, ये जरूरी नहीं है। आप किसी एक एसिड को भी पहले कंप्लीट कर सकते हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि किसी एक एसिड पे ही बैठे रहो। अब आप लोगों को मार्क्स मिलने हैं, यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के, इस टेबल को भरने के आप लोगों को मार्क्स मिलने हैं। तो जितनी वैल्यूज ज्यादा से ज्यादा इसमें पुट कर सकते हो, आपने वो सबसे पहले लिख लेनी। ऑलराइट, ऐसी वैल्यूज जिसके ऊपर आप लोगों को वर्किंग ना करनी पड़े, तो आपने सबसे पहले वो वाली वैल्यूज लिखनी है। जैसा कि मुझे दिखते ही पता चल गया, ओपनिंग नहीं। ओके, फिर कंप्यूटर के बारे में देखा, सिर्फ पहला पॉइंट था 20 मल्टीप्लाइड बाय 30 इज इक्वल टू, मैं यहां पे गया और मैंने लिख दिया 600। कोई डिस्पोजल नहीं हुआ, इसके ऊपर कोई रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है, तो इसका टोटल हो जाएगा, यही इसका ओपनिंग बन जाएगा। हाँ जी, बात क्लियर? कोई इशू? अच्छा, फिर अब देखो, आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तो भाई आपके माइंड में हर एक चीज चल रही है कि भाई इसमें अगले साल क्या कुछ हुआ था। तो फौरन से देखा जा सकता है कि भाई जैसे ही अगले साल गए थे, तो यहां पर देखो एडिशन हो गई थी, कंप्यूटर्स आए थे, लेकिन जहां पे किसी चीज के बारे में बताया नहीं गया, तो ये डाटा हमें कहां से मिलना था? इस पॉइंट से। ऐसे ही है ना? क्या मिलेगा यहां से डाटा? 20 मल्टीप्लाइड बाय 6, एडिशन हो गई। क्या यहां पे डेट बताने की जरूरत है? नहीं, वो डेट हमारे लिए होगी जब हम लोग एसिड्स को अप्रिशिएट कर रहे होंगे। ऐसे ही है ना? तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू, तो जहां पर आकर 120 लिख लो। ऑलराइट, अब अगर आप लोग देखें तो कंप्यूटर से रेलेवेंट कोई और पॉइंट नहीं था, बस खत्म हो गई कंप्यूटर की स्टोरी। यहां पर लिख दोगे 720,000। ऑलराइट, और यहां अगर ओपनिंग WDV की बात करें, तो भाई ओपनिंग WDV तो कुछ भी नहीं है। ओके, ओपनिंग WDV कुछ भी नहीं, हमने लिख दिया, क्लोजिंग आ जाएगी। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की बात करें, तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का भी ओपनिंग कुछ भी नहीं होना। ऑलराइट, इस तरह से जाके क्वेश्चन सॉल्व करना है। आप जब किसी एक चीज पे बैठ जाते हो ना, और उसी को ही लेके बैठे रहे, तो आपका सारा क्वेश्चन जाया हो जाता है, टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, मार्क्स कुछ भी नहीं मिलते, प्रेशर आ जाता है, अगले क्वेश्चन इफेक्ट हो जाते हैं। तो आपने ऐसा कोई स्टेप नहीं लेना।
सबसे पहले अपने आप को ना आपने पास करवाना है। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने आप को पास। और 50% मार्क्स हर क्वेश्चन देता है। सिर्फ डिपेंड करता है कि आप उसको स्टार्ट कहां से करते हैं। आपका स्टार्टिंग पॉइंट गलत हो गया ना, क्वेश्चन गया आपका। और ना सिर्फ वो जाएगा, पूरा पेपर लेके जाएगा वो, तो उसका इफेक्ट जाता है अगले क्वेश्चन के ऊपर। अब जैसे ही इधर पहुंचे तो हमें पता चला भाई बिल्डिंग के बारे में सिर्फ क्या इंफॉर्मेशन थी कि जब हमने परचेज की, कितने की परचेज की। भाई ये तो परचेज तो 3 मिलियन पे ही जाएगा ना। किसी को कोई डाउट इस बात पर? फिर देखें, कोई डिस्पोजल नहीं। ऑलराइट, लेकिन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड रिवैल्यूएशन हो गई थी ना। भाई मुझे क्या पता कितना डेप्रिसिएशन मैंने इसको ट्रांसफर करना है। जब ये नहीं पता तो मुझे ये भी नहीं पता कि उसके ऊपर गेन है या, लेकिन मुझे ये पता है कि भाई एट द एंड ऑफ द पीरियड उसकी वैल्यू कितनी है। जो उसकी रिवैल्यूड अमाउंट होगी वही मेरा बैलेंस कैरी डाउन होगा। ओपनिंग पर अगर हो रहा हो, फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर पर अगर रिवैल्यूएशन हो रही है, तब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये उस टाइम पे करना है जब एट द एंड ऑफ द ईयर आपके पास रिवैल्यूएशन हो रही हो। ये बात मेरी समझ तो नहीं आई ना? चले, शुक्र है। अब देखें क्या वैल्यू जाके लिखते हैं, 3237,500। अच्छा, यहां पर ये वैल्यू देखते ही पता चल गया है कि भाई रिवैल्यूएशन गेन है। गेन है तो सरप्लस आएगा। ऑल राइट, तो मूवमेंट इन सरप्लस भी दिखानी पड़ेगी मुझे। क्लियर? तो ओपनिंग मेरे से नहीं पता कि मेरे पास बैलेंस ब्रॉड डाउन क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, डिस्पोजल तो नहीं हुआ ना, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी और बैलेंस कैरी डाउन आएगा नील। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नील, क्योंकि कुछ है ही नहीं। लेकिन क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी रीवैल्यूड अमाउंट ऑफ द एसेट 3237,500। क्या मेरी बात पिक की आप लोगों ने? सबको समझ आ रही है ना जी? यही क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी अगले साल के लिए ओपनिंग बन जाएगी, 3237,500। और ये अमाउंट, ये अगले साल का ओपनिंग बनेगी 3237,500। और यहां से इसका बैलेंस ब्रॉड डाउन एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का नील। हाँ जी, ओके हो गई बात। अच्छा, अब देखो अगले साल क्या हुआ। भाई बिल्डिंग में अगले साल एडिशन किसी किस्म की नहीं हुई थी, एम आई राइट? तो फिर क्या हुआ था? डिस्पोजल भी नहीं हुआ, सिर्फ रिवैल्यूएशन हुई है। और रिवैल्यूएशन कौन सी डेट पर हुई? 2 मिलियन। 2 मिलियन, ओके। अब क्या करना है हम लोगों ने? हम यहां गए, नो एडिशन, नो डिस्पोजल, ट्रांसफर भी आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस भी आएगा। और हम लोग पहुंच जाएंगे इसके बाद 2 मिलियन पर। कोई इशू? फिर डिस्पोजल नहीं है तो उसके सामने तो आ जाएगा ये डैश, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। जो भी चार्ज करूंगा वही ट्रांसफर कर दूंगा। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? नील। तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी क्या बनेगी? ये बात क्लियर? किसी को डाउट? अब देखो कितना इजी सा था ना ये सब कुछ। इसलिए आपने कहा था कि नोट्स ऑन पीपी बनाना सबसे ज्यादा इजी काम है। देखो किस तरह से मेरा क्वेश्चन सही से दौड़े जा रहे हैं, है ना ऐसा? अब किसकी बात करनी है हम लोगों ने? फिटिंग्स। फिटिंग्स के लिए जैसे ही आए, देखिए अभी तक मैंने कोई भी वर्किंग नहीं स्टार्ट की, सिर्फ क्वेश्चन का मेन पेज फिल कर रहा हूं। और उसने मुझे यहीं से देखते ही ना मेरे आधे नंबर तकरीबन बन जाते हैं। ओके। और अगर कोई इतना हैवी क्वेश्चन आपको अपने पासिंग मार्क्स दे रहा हो, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो एक मुश्किल सा क्वेश्चन, शायद आप उससे 0 मार्क्स ले पाते, लेकिन आपने थोड़ी सी स्मार्ट वर्किंग की, हार्ड वर्किंग भी नहीं है, लेकिन आपने उससे उसके पासिंग मार्क्स ले लिए हैं। क्लियर?
अब देखो नेक्स्ट, फिटिंग्स के लिए कहा गया, हमने इसको परचेज किया 120,000 का। यहां पर पहुंचे हम लोग जाके लिखेंगे ऐसे ही है ना, क्या किसी किस्म की कोई डिस्पोजल नहीं, इसके ऊपर कॉस्ट मॉडल है क्योंकि कोई ऐसी बात नहीं की गई, तो ना तो ट्रांसफर होना है ना ही रिवैल्यूएशन गेन या लॉस आना है, तो क्लोजिंग बैलेंस 120,000। ओके हो गई बात। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे लेकिन ट्रांसफर कुछ भी नहीं होना, बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास, जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नहीं, क्लियर, यही 120,000 आपके अगले साल के लिए आपका ओपनिंग बन जाएगा। फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर आप लोग देखें, फिटिंग्स में किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं हुई, एम आई राइट, लेकिन डिस्पोजल हुआ है और डिस्पोजल की कॉस्ट उसने बता दी कितनी, तो सिंपली आपने जाना था यहां पर 30,000 लेस कर देना था और आपके पास बैलेंस कैरी डाउन आ जाता 90। हाँ जी, बात क्लियर। अच्छा फिर देखो, यहां से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, डिस्पोजल के लिए भी वैल्यू आएगी, सिर्फ ट्रांसफर के लिए कोई चीज नहीं आएगी। ओके, ये बात, हाँ जी यही बात क्लियर सब बच्चों को, किसी को कोई डाउट? चले, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी हम लोगों ने यहां पे लिख दी थी, अब बाकी चीजें हमें फाइंड करनी पड़ेंगी। अब इसकी चलेंगे कैलकुलेशंस की तरफ। मेरे ख्याल से यहां तक काफी, आप देखो काफी सारी चीजें पूरी हो नहीं गई। अगर आप लोग कॉस्ट को देखो ना, तो कंप्यूटर्स और फिटिंग ये बिल्कुल कंप्लीट है, इनमें कोई इशू नहीं है। सिर्फ क्या चीज हम लोगों ने लिखनी है, बिल्डिंग के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूज आनी है, ऐसे ही है ना। अच्छा अब फिर देखो, डेप्रिसिएशन की तरफ चलते हैं। अब इसके साथ जरा ताल्लुकात बनाते हैं क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशन के। किस तरह से, सबसे पहला एसिड कौन सा था और कंप्यूटर के बारे में हमें क्या कहा गया था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब देखो भाई, एक जैसे ही कंप्यूटर्स हैं, लाइफ भी एक जैसी है, कॉस्ट भी एक जैसी है, रेजिडुअल वैल्यू भी एक जैसी है, तो एक कंप्यूटर के ऊपर डेप्रिसिएशन मेथड चार्ज करो या सारे के सारे के ऊपर कर लो, बात एक ही है। ओके, तो जब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करना हो, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप एक ही कंप्यूटर की कॉस्ट, उसकी यूजफुल लाइफ और उसकी रेजिडुअल वैल्यू देख लो, तो तमाम कंप्यूटर्स का डेप्रिसिएशन रेट एक जैसा ही है। बात क्लियर हुई? तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे इसका डेप्रिसिएशन रेट, और डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास कैसे आएगा, अभी के लिए मैं ये वर्किंग ना इधर ही शो कर रहा हूं, बाकी चीजें मैं आपको बाद में बता दूंगा। वर्किंग नोट्स, जी वर्किंग नोट्स में सबसे पहला वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन रेट ऑन कंप्यूटर्स। भाई हर वो चीज जो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन नहीं है, उसकी वर्किंग शो करनी है आपने। ओके, मतलब आपने ये नहीं कहना सब वो तो मैंने कैलकुलेटर पे जल्दी से करके उसको बता, तो भाई उससे तो नहीं पता चला ना आपने कैलकुलेटर पे क्या लिखा है, तो जो चीज आपने कैलकुलेटर पे लिखनी है वही उसे इधर बता दो। तो डेप्रिसिएशन रेट आप लोग उसे बताओगे, डेप्रिसिएशन रेट, ये आदत बना लोगे ना आप, तो बाद में आप लोगों को इसके बारे में मसला नहीं होना। 1 - 4 थी ना यूजफुल लाइफ, 4th रूट ऑफ, अब एक एसिड के लिए उसने रेजोल्ट वैल्यू बताई क्या, 4802 डिवाइडेड बाय 20,000 और एंड रिजल्ट को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देना, तो देखो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है 30।
ऑलराइट। अच्छा, अब जाके डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर लेंगे। अब देखो बड़ा सिंपल सा हो गया डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना। क्या आपके पास वर्किंग टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू, हाँ जी, कितने के एसिड परचेज किए? 600,000 मल्टीप्लाइड बाय शाबाश, गुड, इज इक्वल टू 135,000। ऑल राइट, किसी को कोई डाउट? चलें आ जाए फिर इधर। किधर भला? कंप्यूटर के पास। यहां पे लिखेंगे 135, कहां से पता चला? वर्किंग टू से। वन पे तो रेट था। ओके, अच्छा अब क्लोजिंग वैल्यू लिख लो इधर। 135,000 जी। 600 माइनस 135,000 इज इक्वल टू 465। कोई बहुत मुश्किल चीज कर रहे हो तुम, है ना? अच्छा ये देखो 135 यहां पर ओपनिंग बन गया 135,000, और यही जो WDV थी ये इसके लिए ओपनिंग बन गई 460। नहीं, कैसे तमाम बॉक्सेस की फिलिंग होती जा रही है। अब क्या करना है कि भाई कंप्यूटर्स में अगर आप लोग देखें तो सिर्फ एक एडिशन हुई थी, ऐसे ही है ना? लेकिन मेथड कौन सा है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। दूसरी चीज भाई, एडिशन जो हुई थी उसके ऊपर भी सेम रेट अप्लाई करना है, और रेट हम लोग पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अब ओपनिंग WDV मेरे पास पहले से मौजूद है 465,000, है ना ऐसा? तो अब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, वर्किंग 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो कैसे आएगा आपके पास? 465,000 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा प्लस, बस जरूरी नहीं इसकी वैल्यू अलग से फाइंड कर लो, प्लस एडिशन। कितने की एडिशन हुई? 120,000 मल्टीप्लाइड बाय 30% एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब देखें डेट ऑफ एक्विजिशन क्या थी? 1 मई 2016। ओके, और उसने कहा था सेट डेट को ही आपके पास वो ऐसे डाल गया 1 मई 2016, 11/12। 1 मई से 31 मार्च 2017 तक कितना टाइम ड्यूरेशन? 11 मंथ। तो जाकर 11/12 कर दें। अब ये है टोटल डेप्रिसिएशन इसकी जी, 172500। किसी को कोई एतराज? सही कर रहा हूं ना? यहां पर आए, ये देखें डिस्पोजल तो हुआ नहीं कोई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1725 कहां से पता चला? वर्किंग 3 से पता चला। कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना। टोटल टोटल and the closing WDV is 720,000 less 307,500 412,500। कंप्यूटर आप लोगों ने सॉल्व कर नहीं लिया? किसी को एतराज? इजी था ना? और सॉल्व भी इसी तरह से करना है। अब देखो खुद देखो, जब इतना सारा क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हुआ होगा, क्या आप लोग परेशानी के शिकार होंगे या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा? भाई ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहो तो बस बिस्मिल्लाह करते ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और बस टेंशन में आ गए। आप चाहो तो उस टेंशन को आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस करते जाओ और कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज करते जाओ। अब आपको पता है कि एटलीस्ट मैंने इतना कर लिया है कि इधर छोड़ भी दूं ना तो उसने मुझे 50% से ज्यादा नंबर दे देने हैं। ओके,
तो इस तरह से होता है, आप लोगों ने अपने आप को खुद से संभालना है वहां पर। आप चाहो तो खुद ही पेपर देखते, ओए इतना हैवी क्वेश्चन, पता नहीं कौन करेगा इसको, किस्मत वाला ही होगा जो इसको सॉल्व करेगा। तो भाई वो आप खुद हो किस्मत वाले। और ये बात हमेशा वहां पे सोच कर बैठना कि अगर मुझसे नहीं हो रहा ना, तो पूरे पाकिस्तान में किसी से नहीं हो रहा। ये बात वहां पे सोच कर बैठ कि जैसे मैंने मेहनत की और अगर मैं नहीं सॉल्व कर पा रहा ना, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं है जो इसको सॉल्व कर पा रहा। फिर देखना आपका पेपर कैसे निकलता है। ओके, तो पास करना इतना कोई मसला नहीं है, सिर्फ वो जो माइंड सेट है ना उसको सेट करना है। कुछ लोगों को तो ये बात मजाक नजर आ रही है, लेकिन भाई अपने आप को बताने की जरूरत है। जैसा खुद को कन्वे करोगे बिल्कुल वैसे रिजल्ट्स लेकर आओगे। जिसको इस बात पे भी कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो भी इस अटेम्प्ट में भी पास नहीं होने वाला। ये बात हकीकत है। आप जैसा सोच के जाते हो ना घर से, आपका रिजल्ट वैसा ही होता है। आप टेंशन में जाओगे, परेशानी की हालत में जाओगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो वो पता नहीं मतलब पेपर फेल है। अगले अगले अटेम्प्ट पढ़ना शुरू कर दो रिजल्ट से पहले ही। लेकिन अगर इस कॉन्फिडेंस के साथ जाओ कि भाई मैंने प्रीवियस 4 मंथ्स मेहनत की है इसके ऊपर, मैं कर सकता हूँ, अनसीन क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व किए हुए हैं, पेपर में आ गए तो मैं इतनी जान मार दूंगा कि मेरे 60-70% तक कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आपका पेपर पास होगा, आप पास करके आएंगे उसको। अच्छा, अब देखिए यहां पर जैसे ही आगे चले, तो बिल्डिंग के ऊपर यार मेरे पास ना स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन था ना ऐसा। भाई ये कोई बात नहीं है कि रिवैल्यूएशन मॉडल है तो आपके पास मुश्किल हो जाएगा, कॉस्ट मॉडल है तो इजी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। भाई जो मर्जी मॉडल है, अगर मुझे मेथड आता है तो मैंने इजीली सॉल्व कर लेना है। अब क्या करना है, इधर आकर मैंने सिंपली डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है मैंने बिल्डिंग के ऊपर। तो जब बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो कौन सा मेथड था जी, वर्किंग फॉर। अब आप लोगों के पास बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है, बिल्डिंग की कॉस्ट क्या है आप लोगों के पास, 3 मिलियन। अच्छा, इसके लिए क्या कहा गया था डेप्रिसिएशन के हवाले से, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ जी, इज इक्वल टू 3 मिलियन। क्या डेप्रिसिएशन रेट गिवन है, यूजफुल लाइफ गिवन है, और साथ में क्या रेजिडुअल वैल्यू है, नहीं। यूजफुल लाइफ कितनी थी हमारे पास, 10 इयर्स, और डेट ऑफ एक्विजिशन पर ही आ गए। तो हम करेंगे इसको डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय। ये बात क्लियर है सब बच्चों को। तो ये वैल्यू आप लोगों के पास आ जानी है 225,000। अच्छा अब जरा सुने, ये देखें कि जैसे ही मैंने यहां पे रिकॉर्ड किया 225,000, पता चला वर्किंग 4 से, ओके, फौरन इसको जाके ट्रांसफर कर दो 225,000, और ये आ गई आपके एसिड के पास 225,000। अब आपने यहां पर देखना है कि क्लोजिंग तो आपने पहले से लिख लिया, अब आपने यहाँ पे ये बैलेंसिंग वैल्यू लेकर आ जाना कि इसमें क्या ऐड करूं कि मेरे पास ये वाली वैल्यू बन जाए। या आप लोग देखो कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने के बाद आपके एसिड की वैल्यू क्या बन रही है, WDV ऑफ द एसिड क्या है आपके पास, क्या 277,500, और उसको लेकर जाना है 3237,500 पर। तो कितनी वैल्यू में इंक्रीज आ रहा है, 462500। ये है आपके पास रिवैल्यूएशन गेन। यहाँ पर तो रिवैल्यूएशन गेन ही है ना, और फर्स्ट टाइम रिवैल्यू हो रहा है, तो सारे का सारा रिवैल्यूएशन सरप्लस है। किसी को एतराज? अच्छा, अब जैसे ही हम नेक्स्ट ईयर पे जाएंगे, तो नेक्स्ट ईयर के लिए देखें, अब हमने डेप्रिशिएट करना है इसको। सबसे पहले कोई डिस्पोजल तो नहीं है ना इसमें, गुड, ये बड़ी अच्छी बात है।
वर्किंग 5, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, revalued amount 323700 डिवाइडेड बाय 9 ने कर देना। बस यहीं पे यही फर्क था कि डिवाइडेड बाय 9 नहीं करना, अभी तो जस्ट उसके 9 मंथ्स गुजरे हैं, तो 9 इयर्स एंड 3 मंथ्स बाकी हैं उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो 3 मंथ्स मतलब 0.25, तो वैल्यू आएगी 9 ऑलराइट। अब इसको मल्टीप्लाई बाय टाइम फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होना है। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा 3। यहां पर बस एरर हो सकता था कि बच्चे इसको ना 9 कंसीडर कर लेते हैं, ये 9 नहीं है, ये 9.25 है। 350,000 ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करते ही, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 350,000 वर्किंग 5 फौरन से ट्रांसफर कर दोगे किसको, एसिड को। ये यहां पे आपके पास आ गया 350,000। अब देखें 350,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज किया तो एसिड की डब्ल्यूडीवी क्या बचेगी आपके पास, 2887500, और उसको लेकर आना है 2 मिलियन पे, तो डिक्रीज आ रहा है कितना, ओके। अब ये एसिड भी कंप्लीट हो चुका है आप लोगों का, बात क्लियर। अब बिल्डिंग आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप लोगों ने चलना है किस पर, फिटिंग्स। फिटिंग 120 की थी। डेप्रिसिएशन मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और आपके पास इसकी यूजफुल लाइफ है 10 इयर्स विद नो रेजिडुअल वैल्यू। थर्ड पॉइंट क्लियर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, 120,000 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 वर्किंग 6 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा आपके पास इज इक्वल टू 120,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 9,000 9,000 ये 9,000 लेके गए और ये पता चला वर्किंग 6 यहां पर, और क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी यही अगले साल के लिए ओपनिंग, और 9,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का। अच्छा अब देखें क्या डिस्पोजल हुआ, हाँ जी डिस्पोजल हुआ, एडिशन नहीं हुई। अब डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर वर्किंग 7। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर कैलकुलेट करना हो तो कैसे आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, हाँ जी 120 में से 30 गया, रिमेनिंग 90,000 डिवाइडेड बाय, क्या कोई टाइम फ्रैक्शन लगाऊं, प्लस 30,000 वो जो डिस्पोजल था डिवाइडेड बाय एंड मल्टीप्लाइड बाय। अब ये डिस्पोजल हुआ हमारे पास 1 जनवरी, तो 9 मंथ्स 9/12। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को। तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा जी 11,250। ये है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर 11,250 वर्किंग। अब डिस्पोजल के लिए लेकर आना है
तो डिस्पोजल के लिए ना बड़ा स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वर्किंग एट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस तरह से आएगी? कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय एक्यूमुलेटेड टाइम। 9 मंथ्स ये वाले और 9 मंथ्स ही प्रीवियस, तो टोटल 18 मंथ्स। अब मंथ्स में आए तो 18 बाय 12 कर दें या 1.5 कर दें, 1.5 साल, एक ही बात है। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्या ये बात सब बच्चों को समझ आ गई? ये जाकर आपने रिकॉर्ड करना है 4500 डिस्पोजल के लिए। यहाँ 4500 जी, तो वैल्यू आएगी यहाँ पर 9 में से लेस कर दें 4500 एंड 1750। 90 में से ये लेस करें 74250। ये था आपके पास डिस्क्लोजर नोट। आई होप कि समझ आ गई होगी। अच्छा, इसके बाद अब क्या लिखना था आप लोगों ने? मेजरमेंट बेसिस। आप लोगों ने जाकर 3 एसिड्स ही लिख देने थे। उसमें कंप्यूटर के लिए आप लोगों ने कॉस्ट मॉडल, बिल्डिंग के लिए रिवैल्यूएशन मॉडल और फिटिंग्स के लिए कॉस्ट मॉडल, फिर डेप्रिसिएशन मेथड आ जाएगा। कंप्यूटर्स के लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, बिल्डिंग और फिटिंग्स के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड आपके पास आ जाएगा। फिर जब रेट एंड जो उसको लाइफ की बात करनी है तो कंप्यूटर्स के लिए आप लोगों के पास 30%, जबकि बिल्डिंग्स के लिए अब आपने 10 नहीं लिखना। ये देखो कि करंट ईयर का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर रहे थे उस टाइम पे यूजफुल लाइफ क्या यूज की, तो 9.25 ही लिखोगे। ओके, 10 तो 2016 में थी। जब हम लोग 2017 में आए तो लाइफ कितनी हो चुकी थी? 9.25। ओके, अच्छा, फिर फिटिंग्स के लिए 10 इयर्स जिस तरह से चल रही थी बिल्कुल वैसे ही लेके चल। मतलब सिंपल सा रूल है। आप लोगों ने ये देखना है फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस से चार्ज करने के लिए लाइफ क्या यूज की, जो आपने लाइफ यूज किया वही यहाँ पे लिखते हैं। ओके, हो गई बात। उसके बाद आपने बताना है लॉस्ट इवैल्यूएशन इज कैरीड बाय इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर। कौन सी? ये लास्ट वाली लाइन, एमएस हफीज वैल्यूएशन सर्विस ऑन कब? 31 मार्च 2017। ऑलराइट, ये बताने के बाद फिर आपने आ जाना है इसके कॉस्ट मॉडल के ऊपर कि अगर मैं कॉस्ट मॉडल को फॉलो करता तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो 3 मिलियन। अब देखो 3 मिलियन के ऊपर आप लोग डेप्रिशिएट कर रहे थे 10 ईयर्स के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए आपने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की थी 227500। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे आप लोग 300,000 की। टोटल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज हो जाएगा 525,000। ओके, और 3 मिलियन में से लेस करके बता देना। ये सारी चीजें यहाँ पर ये अब मेंशन है, ये बिल्कुल इस तरह से। तो ये वैल्यू आ गई कैरिंग वैल्यू कॉस्ट मॉडल इस तरह से। 2016 में ये है, 2017 में ये लास्ट इवैल्यूएशन इसने की और इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू। फिर बात आ जाएगी मूवमेंट इन रिवैल्यूएशन सरप्लस। अगर आप लोग देखें तो 2016 में रिवैल्यूएशन सरप्लस सिर्फ आया था एट द एंड ऑफ द ईयर, लेकिन यूटिलाइज नहीं, तो एज इट इज लिख देना, यही उसका ओपनिंग बन जाएगा। फिर इसको डिवाइडेड बाय 462,500 डिवाइडेड बाय 9.25 करो, जो काम आप लोगों ने डेप्रिसिएशन के लिए किया था। तो ये चला जाएगा रिटेन अर्निंग के पास, ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग। ऑलराइट, और बाकी सारे का सारा ट्रांसफर हो जाएगा। इसके साथ भी ना ब्रैकेट लगा लें, ये ब्रैकेट नहीं लगी हुई, इसके साथ भी ब्रैकेट लगा लें, रिवैल्यूएशन सरप्लस कम हो रहे हैं। तो नेक्स्ट ईयर आप लोगों के पास सारा लॉस आ गया था और लॉस 800 समथिंग था, तो जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस है सारे का सारा रिवैल्यूएशन लॉस को चार्ज कर देंगे इन ओसीआई में। ओके, तो आपके पास 2017 के एंड पर किसी किस्म का कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस मौजूद नहीं है, लॉस मौजूद था आपके पास। ओके, हो गई ये बात। फिर देखो ये आ गई हमारी कमिटमेंट्स। इंटायर ऑफिस बिल्डिंग इज मॉर्गेज विद एसजे बैंक, सेम जैसे लिखा हुआ था, सिर्फ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन से उठाना है, यहां पे पुट कर देना है
कि हम लोगों ने मॉर्गेज किया हुआ है इस डेट को और इसके अगेंस्ट हम लोगों ने ये लोन लिया, लोन लेने का मकसद मतलब क्वेश्चन में जो रेलिवेंट डाटा मिल रहा हो आपने वो बता देना है। क्लियर? फिर हम लोगों ने उसका बता दिया कि भाई हमने कॉन्ट्रेक्चुअल कमिटमेंट की थी टू एक्वायर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कौन सा भला? कंप्यूटर। याद आया? कहता है करंट ईयर में कोई कमिटमेंट नहीं है, करंट ईयर में कोई कमिटमेंट नहीं है, वो तो कंपैरेटिव की थी। तो साथ में बताओ कि भाई 2016 के अंदर 120,000 फॉर एक्विजिशन ऑफ कंप्यूटर, ये हमारी कमिटमेंट थी। बात क्लियर? कि करंट ईयर में कोई कमिटमेंट हमारी नहीं है, लेकिन प्रीवियस ईयर कंपैरेटिव ईयर्स में कमिटमेंट थी हमारी, तो वो भी हम लोगों ने साथ बता। आई होप कि आप सब बच्चों को डिस्क्लोजर नोट्स अच्छे तरीके से समझ आ चुके हैं। किसी को कोई डाउट वगैरह? चलें टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।